बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटा, इस तरह है कि हम 5th चैप्टर पढ़ रहे थे और अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट सिलेबस जो हमारा अब दिया है आपके बोर्ड ने, जो शॉर्ट सिलेबस हमें गिवन है, अगर हम उस सिलेबस को देखें तो वो 5.8 तक ही था, जो हाइजेनबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल उन्होंने लिखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका वही चैप्टर उतना ही बनता था। जो आपका टेस्ट है सैटरडे को, बेटा वो जितना हमने 5th चैप्टर पढ़ा है, यानी कि 5th कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट हाइजेनबर्ग अनसेंट्रिटी प्रिंसिपल तक आपका होगा, इसलिए आप उसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, या हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में क्या जानते हैं। ये चैप्टर बड़ा डिटेल्ड चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए, इसलिए आपका शुक्रिया होगा। और मैं अब इस चैप्टर से आपको ये कह सकता हूँ कि आप इस तरह, जिस तरह हम आप स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन, आप अगर थोड़ी सी भी तवज्जो देंगे तो ये चीज़ें समझ आने लगेंगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये थ्योरी का चैप्टर है और थ्योरी इस तरह से समझाई जा सकती है। बेटे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है और अब हम सबसे पहले केमिकल बॉन्ड कहते किसे हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, तो सबसे पहले हम इसी का इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं। बेटा, जब भी कोई दो एटम एक फोर्स के साथ, या दो से ज़्यादा एटम या आयन, कोई चीज़ें भी, एटम हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ एक फोर्स के ज़रिए अटैच होती हैं, जिस तरह मेरा ख्याल ये डायग्राम बड़ी अच्छी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। देखिए, यहाँ पे एक ये चीज़ है तो एक चीज़ ये है, ये बिलू इसका इलेक्ट्रॉन है और ये बिलू इसका इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में, अगर ये जो ग्रीन कलर की है ये फोर्स है, अब ये फोर्स जो है ये एक दूसरे को खींच रही है। अब ये फोर्स जो दो एटम्स को आपस में जोड़े हुए है, हम इस फोर्स को बॉन्ड का नाम देते हैं और ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। यानी कि बॉन्ड क्या है, मेरी बात समझें आप बेटा। मैं बॉन्ड बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉन्ड क्या होता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बॉन्ड दरअसल एक फोर्स है, एक ताकत है, एक एबिलिटी है, एक स्ट्रेंथ है, जो दो या दो से ज़्यादा एटम या आयन्स को आपस में जोड़ दे, हम उसे फोर्स कहते हैं। तो इसके जो फर्स्ट लाइन है, केमिकल बॉन्ड इज़ द फोर्स, इज़ द फोर्स। केमिकल बॉन्ड क्या एक ताकत है, ये बात समझ लें, कोई रस्सी नहीं है। ये आज कंसेप्ट पक्का कर लें बॉन्ड के हवाले से कि बॉन्ड की रस्सी का नाम नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेंथ का नाम है, विच होल्ड टूगेदर टू और मोर एटम्स, जो होल्ड कर सकती है, यानी कि जोड़ के रख सकती है, किनको, एक दूसरे को, दो या दो से ज़्यादा एटम्स को, आर आइंस या आइन को, टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड, जो एक बड़ी क्वालिटी बन सकती है, डिफरेंट क्वालिटीज़ के कंपाउंड डेवलप किए जा सकते हैं। कहते हैं द फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच बॉन्डिंग एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल आर फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। वो कहते हैं कि ये फोर्स किस तरह की होगी, कौन सी फोर्स इनको जोड़ेगी, और इन मॉलिक्यूल्स की शेप किस तरह की होगी, ये हमें केमिकल कम्बिनेशन ही बताएगी कि कौन सा एटम किस तरह से कंबाइन कर रहा है। इस चैप्टर के अंदर बेटे हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है, ये दो एटम के दरमियान में ये एक बॉन्ड है, और ये बॉन्ड इन दो एटम्स को आपस में क्या कर रहा है जी, जोड़ के रख रहा है। ये वाले दो एटम्स को ये वाला बॉन्ड क्या कर रहा है, जोड़ है। तो अब हमारे जहन में जो पहला क्वेश्चन आता है कि जब हम बॉन्ड को समझ जाते हैं कि बॉन्ड क्या होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे जहन में अराइज होगा वो ये होगा कि ये बॉन्ड बनता क्यों है, ये एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं। मैंने कहा टू एटम जो हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, एक एटम और दूसरा एटम। दो एटम के दरमियान में एक फोर्स एग्जिस्ट होती है
जो फोर्स उन दो एटम को जोड़े रखती है। अब ये फोर्स जो दो एटम्स को जोड़े रख रही है, इस फोर्स को हम बॉन्ड बोलते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये फोर्स क्यों लगती है इन दो एटम्स के दरमियान में, इनको किस तरह से जोड़ती है, ऐसा क्यों है। तो बेटे हम इसको कॉज ऑफ बॉन्ड या कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, तो ये हमारे पास एक आर्टिकल आ जाता है कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। बेटा मैं इस आर्टिकल को डिटेल्ड में नीचे जाके रीड आउट करके भी पढ़ाऊँगा, लेकिन आप बराए मेहरबानी एक कापी पेंसिल पकड़ लें और मेरी दो चार बातें लिख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कि पहली बात कि अगर आपसे कोई पूछे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो आप कहेंगे गेट स्टेबिलिटी। पहली बात आप कहेंगे कि ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, ये स्टेबल होना चाहते हैं। पहली बात हमारी ये है कि ये स्टेबल होना चाहते हैं। इसका मतलब है जो एटम है या आयन है वो अनस्टेबल हैं, और अनस्टेबल का मतलब रिएक्टिव है। क्या मतलब है? रिएक्टिव। ये प्लीज़ लिखते जाएं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? स्टेबल होने के लिए। इसका मतलब है एटम स्टेबल नहीं है, तो जब स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब है वो अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल हैं तो हम अनस्टेबल का दूसरा नाम रिएक्टिव है कि वो दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब होगा क्या कि एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ जुड़ के अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। एक लाइन के अंदर मैं अपनी बात को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एटम वांट टू स्टेबिलिटी, एटम वांट टू स्टेबिलिटी सो दे फॉर्म द बॉन्ड्स। इस वजह से वो क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाना चाहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि एटम वांट टू मूव टू अनस्टेबल टू स्टेबल। हम ये भी कह सकते हैं कि एटम अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहते हैं, इस वजह से बेटा वो क्या कर रहे हैं? रिएक्टिव होना चाहते हैं। ये तो एक लाइन के अंदर मैं आपको रीज़न ऑफ बॉन्ड बताने की कोशिश कर रहा था। अब इसको किस तरह से वो स्टेबल होते हैं या किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, ये सारी तफसीलात हम पढ़ते हैं। लेकिन अब वेरी शॉर्टली अगर रिप्लाई करना चाहें तो हम यही कह सकते हैं कि एटम वांट टू स्टेबिलिटी। ये क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं, जिस वजह से ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब बेटे अब ये किस तरह से होगा ये हम अब पढ़ते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन देयर करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। बड़ी अच्छी बात कही है उसने, कहा कि किसी भी अब रिएक्टिविटी, अब समझ गए ना क्यों कर रहे हैं जी। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? कि अनस्टेबल है, और वो रिएक्टिव है किस लिए? कि वो स्टेबल हो सके, तो इसको हम रिएक्टिविटी कहते हैं। डिपेंड अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, कहते हैं वो कोई चीज़ कितनी रिएक्टिव है, कितनी अनस्टेबल है, इस बात का हमें अंदाज़ा सिर्फ किस तरह से हो सकता है? इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के साथ। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन का अगर हमें पता है तो हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन का पता है तो हम उसकी रिएक्टिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे कहते हैं द नोबल गैसेस विद द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ वेरियस शेल 1s हीलियम 1s2, यानी कि देखो कि कहते हैं नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कहते हैं बाहर वाले शेल को। कहते हैं कि अगर हम नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल की बात करें तो 1s2 है हीलियम, कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या है? 1s2। ये बात काबिल गौर, अंडरलाइन करें इस बात को कि 1s2, और ये क्या है? हीलियम। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हीलियम की क्या है? 1s2। हीलियम का एक ही शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये बात जहन नशीन रखिएगा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बाद में जाके डिस्कस करते हैं। कि नोबल गैस, जो हमारे पास नोबल गैस है उसका पहला एलिमेंट है हीलियम, और हीलियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 1s2, यानी कि इसके पास एक ही शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके अंदर 2 के 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब आगे करते हैं जी। आगे नियॉन की कहता है, ऑर्गॉन की कहता है, क्रिप्टॉन की कहता है। कहते हैं जितने भी आपके पास नोबल गैसेज हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये NS2 और NP6 का मतलब है जौन सा भी नंबर ऑफ शेल है S में और
पी में कोई भी नंबर ऑफ शेल है, हर किसी के, कोई नियॉन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 एस के अंदर और 6 पी के अंदर। अब इन सारे नोबल गैसेस के अंदर सिर्फ पहला ही नोबल गैसेस हीलियम है जिसमें 2 हैं। अब क्या हो गया जी, अगली जितने भी नोबल गैसेस हैं वो क्या हैं, 8 हैं आउटर मोस्ट शेल में। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों ही एस के अंदर। बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वगैरह, बेटे इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 एस के अंदर, किसी भी शेल का जो एस होगा वो 2, 3, 4 का, और पी के अंदर 6, टोटल हो गए 8। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे मेरे बच्चे। यहाँ तक बात समझ आती है? शो लिटिल टेंडेंसी टू रिएक्ट केमिकल, देयर आर जस्ट नॉट ओनली फ्यू स्टेबल मॉलिक्यूल। बेटा कहता है कि ये, चले मैं अगली लाइन तो बाद में करता हूँ, यहाँ तक बात याद रखें कि ये क्या है, एक आपके रिएक्टिव, लिटर रिएक्टिव, यानी कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। कौन? नोबल गैसेस। अब बात समझ लग रही है? हमने इनको क्यों डिस्कस किया? हमने कहा नोबल गैसेस क्या हैं, एक स्टेबल हैं। क्या हैं? स्टेबल हैं। अब स्टेबल का हमें किस तरह से पता चला कि ये रिएक्टिव नहीं करती, ये रिएक्ट नहीं कर रही, किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं होती, ये अकेली रहती हैं, तो इनको हमने क्या कह दिया, स्टेबल कह दिया। अब हमने कहा था इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखेंगे, यहाँ से हमें एक बात का पता चला मेरे बच्चे कि अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो और 8 हो, वो स्टेबल होगा। आई थिंक यू गॉट इट, या मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो एक बंदा है वो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक बंदा जिसके पास 8 हैं। एक चीज़ है, एक एटम है जिसके पास 2 हैं, एक है जिसके पास 8 हैं, तो दोनों क्या हैं, स्टेबल हैं। दोनों क्या हैं, स्टेबल हैं। 2 वाला भी स्टेबल है और 8 वाला भी स्टेबल है। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं वो भी स्टेबल है, और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 है वो भी क्या है, स्टेबल है। तो अब जो 7 वाला है वो स्टेबल नहीं है, हम देखते हैं वो रिएक्शन करता है। 6 वाला जो है वो रिएक्शन करता है। 5 वाला क्या है, रिएक्शन करता है। 12 वाला क्या करता है, रिएक्शन करता है। छोड़े, 12 वाला शायद एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 4 वाला क्या है, रिएक्शन करता है। 3 वाला क्या है, रिएक्शन करता है। 1 वाला क्या है, रिएक्शन करता है। तो अब हम कहेंगे, देखो अगर नोबल गैसेस क्या हैं, स्टेबल हैं, तो हम सोचेंगे स्टेबल क्यों हैं, वो इसलिए कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हैं। बाकी सब के आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो क्या है, अनस्टेबल है। तो इसका मतलब है हमें ये पता चला कि वो एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम स्टेबल मॉलिक्यूल कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटे? स्टेबल मॉलिक्यूल कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल। अब वो एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या है, अनस्टेबल। वो क्या है, अनस्टेबल। अब बाकी सारे के सारे ये जो नोबल गैसेस हैं इन जैसा बनने की कोशिश करेंगे। ये भी चाहेंगे हम अपना आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रख लें। अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो और वो स्टेबल हो, तो हम इस चीज़ को डुप्लेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डुप्लेट रूल। और अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो और वो स्टेबल हो तो हम उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये 2 हैं, इनके स्टेबल होने की वजह क्या है, या 8 है, इनके स्टेबल होने की वजह क्या है। तो बेटा याद रखें, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो बेटा वो उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसका भी आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज के मॉडर्न रिस्पेक्ट में कहते हैं हम 2 और 8 तो निशानी रखने के लिए था, लेकिन आज के दौर में हम कहते हैं कोई एटम उस वक्त तक स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। क्या होगा बेटा जी, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई है कि यानी कि वो एटम स्टेबल होगा जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। जिसका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, कंप्लीट होगा। आउटर मोस्ट शेल कब कंप्लीट होगा, जब उसके अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 हैं तो हम उसे डुप्लेट रूल कहते हैं, अगर 8 हैं तो उन्हें हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। बेटा यहाँ तक इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा हिस्सा था, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।